नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल द विक्टी माइंडसेट बहरोड पर मैं उपस्थित हुआ हूँ पंचवर्षीय योजनाओं का चैप्टर नंबर 2 लेकर के। इससे पहले चैप्टर 1 के अंतर्गत हमने बात की थी 5 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, और उन 5 पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत कौन सी पंचवर्षीय योजना किस सेक्टर में कार्य कर रही थी, किस सेक्टर को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही थी, उन सब बातों के बारे में बात की थी। हैरोल्ड डोमर मॉडल के बारे में बात की हमने, महालनोबिस मॉडल के बारे में बात की हमने, गॉडगिल योजना के बारे में बात की हमने, जो कि इन पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत अपनाए गए थे। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतर्गत कृषि को प्राथमिकता दी गई। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें भारी उद्योग इंडस्ट्री को विकसित करने के लिए यहाँ पर प्रयास किए गए। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, उस तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यहाँ पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया, ताकि भारत जो है दूसरे देशों पर डिपेंडेबल ना होकर के खुद अपने आप में कुछ कर पाए। चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी, उस चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत यहाँ पर विकास के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया। और उसके पहले चौथी पंचवर्षीय योजना से पहले एक योजना अवकाश काल की बात हमने की थी, जो कि 1966 से लेकर के 69 के दौरान रहा 3 साल तक। तो उसके बाद फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात की, जिसके अंतर्गत हमने गरीबी हटाओ का नारा जैसे स्लोगन्स के बारे में बात की थी, कि 5वीं पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी मुक्त भारत के प्रयास किए गए, गरीबी को खत्म करने के प्रयास किए गए। साथ ही साथ यहाँ पर हमने ये भी बात की थी पहले चैप्टर के अंतर्गत कि पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल को भारत में लागू किसके द्वारा किया गया है, या कौन इसके जनक माने जाते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के, या किन के प्रयासों से पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट हुई थी। तो योजना आयोग के अंतर्गत यहाँ पर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इन पंचवर्षीय योजनाओं का प्रादुर्भाव किया गया था, इनको शुरू किया गया था। और ये सब पंचवर्षीय योजनाओं के जो मॉडल थे, जो विचार थे, ये सब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत संघ से प्राप्त किए थे, सोवियत रूस से प्राप्त किए थे। वहां के एक अर्थशास्त्री जोसेफ स्टालिन, जिन्होंने 1980 में वहां पर पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप से रूस की काया पलट की थी, और उसी मॉडल को यहाँ पर भारत में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनाया और काफी हद तक भारत को एक विकसित भारत की तरफ लेकर के गए। लेकिन वर्तमान समय में आज पंचवर्षीय योजनाएं कार्यरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि योजना आयोग के स्थान पर आज वर्तमान समय में नीति आयोग आ गया है, और उस नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं को स्टॉप कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। उसके बाद इन्होंने एक नई योजनाओं को संचालित किया है। बाद में बात करेंगे नीति आयोग ने कौन सी या किस प्रकार की योजनाओं को यहाँ पर संचालित किया है। लेकिन उससे पहले अभी हम बात करने वाले हैं बाकी बची हुई जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उन पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। पहली जो पंचवर्षीय योजना हमने पढ़ी, फिर दूसरी पढ़ी, तीसरी, चौथी और 5वीं, 5 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हमने बात की। अब हम बात करने वाले हैं 6ठी पंचवर्षीय योजना के बारे में। 6ठी पंचवर्षीय योजना, और 6ठी पंचवर्षीय योजना जो है, इस 6ठी पंचवर्षीय योजना का सूत्रपात यहाँ पर हुआ 1980 से 85 के बीच में। 1980 और 85 के बीच में इस 6ठी पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया, और इस योजना का मूल उद्देश्य जो था वो भारत के अंतर्गत आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, मॉडर्नाइजेशन करना, और गरीबी को दूर हटाने का भी प्रयास यहाँ पर किया गया, और उदारीकरण के शुरुआत की बात की गई। उदारीकरण के शुरुआत के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई। देखिएगा इसके अंतर्गत आधुनिकीकरण, गरीबी उन्मूलन की बात 5वीं पंचवर्षीय योजना में भी की थी, और यहाँ पर भी इसको कंटिन्यू रखा गया। आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन की बात की गई, गरीबी उन्मूलन की बात की गई, और इसी के साथ साथ यहाँ पर उदारीकरण की शुरुआत हुई।
उदारीकरण की शुरुआत छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। और 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसको 1985 से 90 के बीच में अपनाया गया। और इस योजना के अंतर्गत जो मूल उद्देश्य रहा इस 7वीं पंचवर्षीय योजना का, उसके बारे में भी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो योजना काल रहा वो 1985 से लेकर के 90 के बीच में माना जाता है। और इस योजना के अंतर्गत जो कार्य पर बल दिया गया या जिस सेक्टर पर बल दिया गया वो सेक्टर निम्न प्रकार से है। एक तो यहां पर रोजगार सृजन करने के प्रयास किए गए, रोजगार सृजन करने के प्रयास किए गए। दूसरा यहां पर उत्पादकता को बढ़ाने के प्रयास किए गए। तीसरा देखिएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही भोजन व्यवस्था को सुचारू एवं सुदृढ़ बनाने के प्रयास। ये सारे कार्य जो हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किए गए। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, एक और यहां पर आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां ध्यान रखना है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 1990 to 92 तक 1990 से 1992 के दौरान यहां पर फिर योजना अवकाश काल रहा। योजना अवकाश काल रहा। और ये जो योजना अवकाश काल रहा, इस योजना अवकाश काल के रहने के मुख्य कारण, जैसे हमने बात की थी इनसे पहले 2 योजना अवकाश काल की, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद एक योजना अवकाश काल 1966 to 69 के बीच में, जो कि युद्ध के कारण आई आर्थिक मंदी के वजह से हुआ या आया। और उसके बाद हमने बात की थी उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर योजना अवकाश काल के बारे में। और इस योजना अवकाश काल को लेकर के यदि हम चर्चा करें तो यहां पर पॉइंट कौन सा दर्शन नहीं है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, बात करेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 1990 से 1992 के बारे में। 1990 से 1992 के मध्य भी एक योजना अवकाश काल रहा। मतलब इस दौरान भी कोई पंचवर्षीय योजना संचालित नहीं हुई। इससे पहले हम 2 योजना अवकाश काल की बात कर चुके। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद यहाँ पर एक योजना अवकाश काल आया 1966 से 69 के बीच में, जो कि 3 साल का था। उसके योजना अवकाश काल के लागू होने का कारण ये था कि युद्ध हुआ था और युद्ध की वजह से आर्थिक मंदी का दौर चल पड़ा था। इस वजह से वहां पर पंचवर्षीय योजना को लागू नहीं किया जा सका। एक साल की योजनाएं वहां पर चलाई गई। उसके बाद देखिएगा दूसरा जो योजना अवकाश काल आया वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आया। और उस 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना अवकाश काल आने का जो कारण रहा वो तत्कालीन समय की जो सरकार थी उस सरकार का योगदान रहा। मोरारजी देसाई सरकार ने पंचवर्षीय योजना को 1 साल
पहले ही बंद कर दिया, मतलब 4 साल चली और उसके बाद फिर योजना अवकाश काल रहा। और इस योजना अवकाश काल की बात करें 1990 से 92 के योजना अवकाश काल की बात करें तो इस योजना अवकाश काल के आने के कारण या इस योजना अवकाश काल के होने के कारण जो है वो क्या है, उसके होने के कारण है विदेशी मुद्रा में कमी। विदेशी मुद्रा में कमी या यूं कहें भारत में पैसों का अभाव, रुपयों का अभाव होने के कारण यहाँ पर इस तरह की स्थिति बनी और ये योजना अवकाश काल लागू हुआ। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एक और पंचवर्षीय योजना की, और उस पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है 8वीं पंचवर्षीय योजना। किस नाम से जाना जाता है उसको? 8वीं पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है उस पंचवर्षीय योजना को यहाँ 1992 से लेकर के 1997 के मध्य लागू किया गया, या इन 5 सालों के अंतर्गत उस योजना को लागू करने का प्रयास किया और उस योजना को सफल रूप से भी प्राप्त किया। यहाँ इन्होंने सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए वो सफलतापूर्वक प्राप्त किए गए। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1992 से 97, 1992 से 1997 के बीच 8वीं पंचवर्षीय योजना चलाई और इसके मूल उद्देश्य थे मानव संसाधन विकास। मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया। मानव विकास जो था उसके ऊपर यहाँ पर बल दिया गया। इसके बाद यहाँ पर एक और जो पंचवर्षीय योजना आई, उस पंचवर्षीय योजना की बात हम करेंगे। यहाँ पर अगली जो पंचवर्षीय योजना है उसे 9वीं पंचवर्षीय योजना बोलते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना, और 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1997 से 2002 के मध्य लागू की गई। 1997 से 2002 के मध्य लागू की गई। सामाजिक न्याय और समानता के ऊपर बल दिया गया है। यहाँ पर सामाजिक न्याय एवं समानता पर बल दिया गया। सामाजिक न्याय एवं समानता पर बल दिया गया। तो इस तरह से दोस्तों ये 8 पंचवर्षीय योजना, उसके बाद हम 9 पंचवर्षीय योजना, उसके बाद हम 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। और 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उस पंचवर्षीय योजना में यहाँ पर लागू किया गया इसको 2002 से 2007 के बीच में। और मेन बात यहाँ पर क्या रही 10वीं पंचवर्षीय योजना की, कि जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है इसके अंतर्गत जीडीपी, 10वीं पंचवर्षीय योजना, और 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसको लागू किया गया 2002 से 2007 के मध्य। 2002 से 2007 के मध्य इसको लागू किया गया। और इसकी एक मूल और विशेष बात ये रही कि इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो था, जीडीपी जो थी, उसके ऊपर यहां पर ध्यान दिया गया या बल दिया गया। सकल घरेलू उत्पाद पर बल दिया गया। सकल घरेलू उत्पाद पर बल दिया गया। अर्थात देखिएगा, सीधे से और सरल शब्दों में मैं आप लोगों को बताऊं कि जीडीपी क्या होती है। जीडीपी एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी मतलब कैलकुलेशन है जिसमें देश के विकास को अच्छे से समझा जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो जिस देश की जीडीपी ज्यादा होती है वो देश उतना ही विकसित होता है, उतना ही आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत होता है। तो इसी वजह से इस
10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद पर बल दिया गया। इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे इंडिया के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर जितनी भी औद्योगिक इकाइयां हैं, उन सभी औद्योगिक इकाइयों में कितना प्रोडक्ट बना, कितने वस्तुएं और सेवाओं का निर्माण हुआ, उन सभी वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण की जो वैल्यू है, जो कीमत है, पूरे एक निश्चित समय की बात होगी यहां पर। मतलब ये जो जीडीपी निकाली जाती है वो एक वर्ष के हिसाब से निकाली जाती है। तो यहां पर जो उसकी मार्केट वैल्यू है वस्तुओं की और सेवाओं की, जैसे किसी बिस्किट की कंपनी की बात करें, उसने बिस्किट कितने बनाए, किसी कार बनाने वाली कंपनी की बात करें, कार कितनी बनाई, इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग उद्योगों के अंतर्गत कोड कितने तैयार किए गए, सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो वहां पर कितने वस्त्रों का निर्माण हुआ। ये सभी चीजें जो है वो एक वर्ष भर में जो तैयार की जाती है इन सभी इकाइयों के द्वारा, इनको जोड़ दिया जाता है, जोड़ करके इनकी कैलकुलेशन की जाती है, इनकी वैल्यू निकाली जाती है। तो वो जो मार्केट वैल्यू होती है उनकी, उस मार्केट वैल्यू को ही क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहां इस तरह से ये आपकी 10 पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट। अब हम बात करेंगे 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है, उस 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है वो 2007 से, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से और 12 के बीच में यहां पर इस 11वीं पंचवर्षीय योजना को संचालित किया गया। और यहां पर इसका जो मूल उद्देश्य था वो देश के अंदर तीव्र विकास करना था, तीव्र विकास करना, ये इसका मूल उद्देश्य था। कौन सी पंचवर्षीय योजना का, 11वीं पंचवर्षीय योजना का। उसके बाद देखिएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, 12वीं पंचवर्षीय योजना, और 12वीं पंचवर्षीय योजना की यदि हम बात करें तो 2012 से लेकर के और 2017 के बीच ये 12वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई। और इसका जो मूल उद्देश्य था वो था समावेशी तीव्र विकास, मतलब सतत पोषणीय कह सकते हैं हम, सतत पोषणीय तीव्र विकास के रूप में यहाँ पर इस पंचवर्षीय योजना पर कार्यों पर बल दिया गया। और ये 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 में पूरी हुई। इसके बाद दोस्तों देखिएगा कोई किसी तरह की और पंचवर्षीय योजनाओं को यहाँ पर लागू नहीं किया गया। इन पंचवर्षीय योजनाओं को कंप्लीट कर दिया गया और 12 पंचवर्षीय योजना के बाद इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि 2014 में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था योजना आयोग वाले में कि योजना आयोग को स्थगित कर दिया गया और फिर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग जो है वो सक्रिय रूप से लागू हुआ। और उस नीति आयोग ने अपने हिसाब से देश के विकास पर कार्य करना शुरू किया, क्योंकि नीति आयोग जो है वो एक थिंक टैंकर के रूप में कार्य करती है। देश की सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए वो एक थिंक टैंक का कार्य करती है। वो एक नई रूपरेखा और नए प्लान के माध्यम से देश के समावेशी विकास पर बल देने लगी। और इन पंचवर्षीय योजना को बंद करने के बाद जो नीति आयोग था वो 3 स्तरीय प्रारूप पर कार्य करने लगा। और इन 3 स्तरीय प्रारूप के अंतर्गत नीति आयोग जो है वो राज्यों से मिलकर के योजना बनाता है और उन योजनाओं के ऊपर कार्य करता है, ताकि सभी राज्यों में समान रूप से एक साथ विकास, डेवलपमेंट हो सके, एक साथ विकास हो सके। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया
कृषि पुनरुद्धार की योजनाएं यहाँ पर नीति आयोग लेकर के आया। ऊर्जा नीति के ऊपर यहाँ पर इसने कार्य किए। साथ ही साथ यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान दिया गया। तो इस तरह की योजनाएं जो है इनके ऊपर वर्क किया गया नीति आयोग के द्वारा, और इन योजनाओं पर कार्य करने के लिए इसने 3 स्तरों को चुना। उन 3 स्तरों की यदि हम बात करें, नीति आयोग के 3 कार्यात्मक स्तर। नंबर 1, अल्पकालिक अवधि कार्यक्रम। अल्पकालिक अवधि कार्यक्रम। नंबर 2, मध्यम अवधि कार्यक्रम। नंबर 3, दीर्घकालीन या दीर्घकालिक अवधि कार्यक्रम। दीर्घकालिक कार्यक्रम। इन 3 स्तरों पर नीति आयोग ने देश के विकास के लिए कार्य करना शुरू किया। अल्पकालिक अवधि के अंतर्गत यहाँ पर जो प्लान तैयार किए जाते हैं, उन प्लान के अंतर्गत समय अवधि 3 साल की होती है। 3 साल के अंतर्गत द्रुत वेग से कम समय में फटाफट से उन कार्यों को निपटाया जाता है और उनके ऊपर अधिक फोकस किया जाता है। पहले स्तर में 3 साल का समय होता है। उसके बाद दूसरा स्तर आता है जिसमें 7 साल की समय अवधि होती है। मध्यम समय अवधि के नाम से इस प्रकार के कार्यक्रमों को जाना जाता है, जिसमें कार्यों की संपादित करने की गति थोड़ी धीमी होती है, लेकिन उनके ऊपर एक गहराई से सोचते हुए कार्य करती है नीति आयोग, ताकि उनके परिणाम जो है 100% हमें प्राप्त हो सके। और तीसरा स्तर जो है, इस तीसरे स्तर में समय अवधि होती है 15 साल की। एक लंबी दीर्घकालिक अवधि होती है, और इस दीर्घकालिक अवधि के अंतर्गत देश के विकास के बारे में नेगेटिव ना सोच करके पॉजिटिव सोचते हुए चलना, और देश के समग्र क्षेत्र का नक्शा तैयार यहाँ पर करना, ये नीति आयोग का कार्य करने की शैली है। इन शैली के आधार पर यहाँ पर आज देश के विकास में नीति आयोग योगदान दे रहा है। तो इस तरह से ये आज की क्लास दोस्तों समाप्त होती है, और बाद में फिर हम मिलेंगे आपसे एक और नए महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तब तक